छत्तीसगढ़ में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम चर्चा करने बैठे हैं आज दुर्ग संभाग पर। मेरे साथ में दो संवाददाता हैं हमारे, किशोर शिलेदार जी हैं और हितेश शर्मा जी हैं। अब छत्तीसगढ़ में जब चुनाव है तो जो फील्ड में है उनसे हम न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे हैं। तो फील्ड टू न्यूज़ रूम शुरुआत करते हैं हितेश जी आपसे। दुर्ग संभाग राजनीति की पाठशाला, तो इस पाठशाला से कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं अभी इस चुनाव में? देखिए, दुर्ग संभाग जो है वो सत्ता का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के शासनकाल के समय से रहा है। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, और दुर्ग संभाग के ही बड़े नेता जो दिग्गज नेता रहे हैं उनको कई बार मध्य प्रदेश का सीएम तक बनने का मौका मिला है। हम बात करें यदि पाठशाला की, तो वाकई में कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं दुर्ग संभाग से या दुर्ग जिले से जिन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का केंद्र पे रहे हैं। वो अभी वर्तमान में जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा से विधायक है। इसके पूर्व एक बार सौभाग्य मिला था दुर्ग को, जब मोतीलाल वोरा जो थे मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी हुए, हुए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे। अभी वर्तमान में बात करें तो 20 सीटें हैं लगभग दुर्ग संभाग में। इन 20 सीटों पर 18 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस काबिज है। ये पहली बार कमोबेश ऐसा हुआ है तृप्ति जी कि पहली बार कांग्रेस को बम्फार सीटें दुर्ग संभाग से मिली हैं। नहीं तो अब तक की जो स्थिति रही है वो 12, 8, 14, 6, 13, 7 ऐसी स्थितियां रही है। मतलब दो अंकों की जो 2 अंक है वहां तक कांग्रेस अब तक नहीं पहुंच पाई थी। मतलब दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। 2018 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग से 18 सीटें कांग्रेस को मिली। 2 सीटें जहां बीजेपी काबिज हुई वो एक राजनांदगांव थी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस समय तो तात्कालिक थे। रमन सिंह की एक राजनांदगांव की सीट है और दूसरी वैशाली नगर, जहां से स्वर्गीय विद्या रतन भसीन जो रहे वो विधायक चुने गए। 18 सीटों पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और बीजेपी महज 2 सीट में ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। अच्छा, ये तो आपने ये पूरा एक समीकरण समझा दिया। अब ताज़ा हालात पे बातचीत करोगे। देखिए, राजनांदगांव काफ़ी अहम हो जाता है किशोर जी, क्योंकि 15 साल सत्ता का जो चेहरा रहे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह रहे। मौजूदा स्थिति में क्या देखते हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं तो और बड़ी बैठकों में आज भी चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो डॉक्टर रमन सिंह की प्रासंगिकता कहा जाएगा कि अभी भी वो चेहरे ऐसा दिखता है क्या, चेहरे वही हैं? देखिए तृप्ति जी, बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अब फिलहाल राजनांदगांव के विधायक हैं, तो अभी भी उनके साथ में वो चीज़ है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से बन गए हैं। राजनांदगांव में जो कुछ हुआ है अभी चुनाव के पहले, उनका ही नाम आया है। वहाँ पर किसी ने भी और आवेदन नहीं भरा है राजनांदगांव विधानसभा के लिए, तो केवल डॉक्टर रमन सिंह का ही नाम आया है। तो ये तो तय हो गया है कि डॉक्टर रमन सिंह फिर से राजनांदगांव से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राजनांदगांव जो जिला जो था वो अब छोटा हो गया है, उसमें खैरागढ़ अलग हो गया है, मानपुर मोहला अलग हो गया है। तो ये एक दूसरी चीज़ सामने आ रही है कि खैरागढ़ जो है एक अलग ज़िला हो गया और मानपुर मोहला अलग ज़िला हो गया। तो ये जो समीकरण जो बना है चुनाव से पहले, अभी 1.5 साल पहले जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, इसमें खैरागढ़ को अलग करना और वहाँ से एक रमन सिंह के जो भांजे हैं उनको टिकट दिया जाना। जो पहली जो सूची जारी हुई थी 21 लोगों की, उसमें रमन सिंह के भांजे को टिकट दी गई है। तो यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि एक परिवारवाद वाली भी बात को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि यार ये डॉक्टर रमन सिंह है, फिर उनके भांजे हैं, तो ये विपक्ष का जो एक विरोध जो सामने आ रहा है वो परिवारवाद को लेकर आ रहा है। तो काफी समय से राजनीति में? जी बिल्कुल, काफ़ी समय से राजनीति में है। वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, इसके पहले भी कई पदों पर रहे हैं। लेकिन उनका दावा जो था वो शायद पता नहीं क्यों खारिज कर दिया जाता रहा है। तो चूंकि वो जो क्षेत्र है लोधी बाहुल क्षेत्र है, तो वो उस लिहाज से उनका नंबर नहीं लग पाया था। लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने उन पर दांव खेला है, क्योंकि इसलिए भी बहुत खास हो जाता है कि खैरागढ़ का उपचुनाव ही
जिले के दाव पर खेला गया था, तो फिर खैरागढ़ जीतना भी एक बड़ी चुनौती जिला कांग्रेस ने बनाया है। तो इसके अलावा सिर्फ राजनांदगांव सीट की बात करें तो वहाँ से कौन दावेदार आपको कांग्रेस से दिखते हैं? क्योंकि लिस्ट तो अभी दूर दूर तक दिखती नहीं है, लेकिन दावेदार तो दिख रहे होंगे ना अभी। जी देखिए, राजनांदगांव में दावेदार तो बहुत हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो बिल्कुल सामने देखने मिल रही है। राजनांदगांव विधानसभा को लेकर, मैं राजनांदगांव पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के जो गुट है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, उसमें ये तय नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस का जो आला कमान है वो तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर टिकट किसको दें। महापौर जो है वर्तमान में अभी हेमा देशमुख वो लाइन पर हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष हैं उदय मुदलियार के बेटे जो हैं जितेंद्र मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि 1993 का साल जब वो युवा थे हितेश जी, और उदय मुदलियार ने चुनाव लड़ा था, 98 तक रहे और 30 साल लगभग उनके बेटे दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार का दावा कितना मजबूत देखते हैं आप? देखिए, वो स्वयं तो कह रहे हैं कि मैं पहली पंक्ति में हूँ, मेरा नाम ऊपर है, लेकिन इसके अलावा और भी दावेदार हैं, 2-3 लोग और हैं, लेकिन आपस में इन लोगों में जो गुटबाजी है वो उभर कर सामने आ रही है। तो ये हाईकमान जो है ये तय नहीं कर पा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के सामने किसको खड़ा किया जाए। हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो चीज़ देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि राजनांदगांव में कोई बाहर से कोई पैराशूट लैंडिंग कोई उम्मीदवार हो, जो रमन सिंह के पैरेलल ये वाला बड़ी जो बात बता रहे वो उम्मीदवार खड़ा हो जाए। कौन हो सकते हैं? कांग्रेस से कोई ये पिछली बार हुआ भी है, करुणा शुक्ला एक बड़ी नेता रही है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी रही है, और 17,000 वोटों से रहा था मैं। बिल्कुल। और वो जो है एकदम कमोबेश चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया, और कांग्रेस प्रवेश करते ही साथ उन्हें राजनांदगांव से उम्मीदवार बना दिया गया। उसके बाद भी ये माना गया था 2018 में कांग्रेस की लहर के बाद भी करुणा शुक्ला की हालांकि हार हुई, लेकिन रमन सिंह को कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। रमन सिंह बोल सकते हैं कि इतना विकास करने के बाद और 15 साल तक लगातार सीएम पेश रहने के बाद एक बड़ा चार्म, एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, और इतना होने के बाद भी महज 17,000 वोटों से जीतना या 17,000 वोटों से करुणा शुक्ला का हारना, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी करुणा शुक्ला को याद रखा जाएगा इसलिए कि उन्होंने तात्कालिक सीएम को 17,000 कड़ी टक्कर दी। अच्छा, अब कुछ और सीटों से बात कर लेते हैं। आपकी संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, देही, इन 3 सीटों पे छोटी सी चर्चा बताइए। देखिए, संजारी बालोद जो है वो एक ऐसी सीट रही है जहां से संगीता सिन्हा वर्तमान में विधायक है, और इसके पहले भैयालाल सिन्हा उनके जो उनके हस्बैंड हैं, पति है, वो विधायक रहे हैं। संजारी बालोद बहुत दुर्ग से कट करके बालोद जब जिला बना उस समय ये सीटें जो है अस्तित्व में आई, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी एक बार वहां से चुनाव लड़ चुके। अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति देखें तो देखिए, बालोद में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो नहीं पाया है, क्योंकि देखिए बैकवर्ड इलाका है, जंगल बहुत ज्यादा है, और बैकवर्ड इलाका होने के कारण संगीता सिन्हा लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। ये दिखता है, ये दिख रहा है, लोगों में आक्रोश दिखता है, लोग हैरान परेशान है कि जैसा काम होना चाहिए वो दूसरी बार की लगातार विधायक है, फिर भी ये स्थिति है। डोंडी लोहारा, बालोद से तो 2 महिला विधायक समझिए आप। डोंडी लोहारा, अनिला भेड़िया मिनिस्टर है। जी बिल्कुल, महिला बाल विकास मंत्री है और सीनियर कांग्रेस लीडर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आरक्षित सीट है। राजनांदगांव जिले की बात करें तो एक आरक्षित सीट है, वहां से बीजेपी ने देवलाल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। देवलाल ठाकुर वही व्यक्ति हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में रहते रहते जिला पंचायत अध्यक्ष तक बने, दुर्ग के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो कांग्रेस प्रवेश करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद में फिर उनको जो मौका मिला उस मौके को उन्होंने भुलाया है, और पहली जो लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है 21 लोगों की, उसमें देवलाल का नाम है। गुंडरदेही जो है आपकी, जो आपको एक नई चीज और बता दूं, एक अपडेट दे दूं, देवलाल ठाकुर 2018 का चुनाव निर्दलीय लड़ चुके हैं, और अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए, 3रे नंबर पे देवलाल ठाकुर रहे हैं, और उसका जो भरोसा है पार्टी को मिला भी है, और वो बीजेपी में है और टिकट मिली है, और उम्मीद है कि शायद देवलाल जीत सकते हैं, स्थिति अच्छी। अच्छा, ये गुंडरदेही जो है, कुंवर सिंह निषाद एक कलाकार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, तो कितना जादू चलेगा? अब लोक रंग अर्जुनदा के कलाकार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको खुद को नहीं पता था कि इनकी टिकट फाइनल है या इनको टिकट मिल गई है। 2018 में टिकट मिली दीपक ताराचंद साहू, जो दुर्ग के
नहीं, छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता रहे हैं। बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो। हाँ 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो पहली बार कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना तो ताराचंद साहू थे। दीपक जो है वो ताराचंद साहू के सुपुत्र होने के बाद भी एक बहुत बड़े अंतराल से 52,000 वोटों से कुंवर सिंह निषाद की जीत हुई थी। छत्तीसगढ़ में दूसरे या तीसरे नंबर पे है वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले। कुंवर सिंह निषाद चुनाव भी जीते, उसके बाद संसदीय सचिव भी बनाए गए, लेकिन क्षेत्र में उनकी नाराजगी दिखती है। अच्छा, लोग, जनता उनसे काफी नाराज है। वजह क्या? जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि क्षेत्र में सरकार है, वो प्रतिनिधि करते हैं लोगों का, लेकिन उसके बाद भी जैसा विकास लोग चाह रहे थे कि गुंडरदही बदलेगा, चेंज होगा, बहुत सारी चीजें होगी, वो नहीं हो पाया। तो विकल्प क्या है फिर कांग्रेस के पास और बीजेपी की तरफ से क्या है? देखिए, कांग्रेस के पास चूंकि पहले 2018 के चुनाव में पाने को सब कुछ था, खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अब 2023 के चुनाव में खोने को बहुत कुछ है। इसलिए क्योंकि सत्ता में रहे, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, और कुंवर सिंह निषाद के लिए तो विशेष तौर से एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ के लोग नाराज हैं। विकल्प जैसे कुंवर सिंह निषाद एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई जानता पहचानता नहीं था, उसे ला करके चुनाव लड़वा दिया, तो हो सकता है उसी तरह से कोई नया चेहरा एक बार फिर आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आपके खुज्जी 100 दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, सबको एक मंच पे बैठा दे रहे हैं। तो जी। आप खुज्जी में क्या स्थिति है? खुज्जी जो है एक साहू बहुल क्षेत्र है, हाँ, और वहाँ से अभी वर्तमान में छन्नी साहू विधायक हैं। छन्नी साहू वो हैं जो इसके पहले वो जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। तो ये अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये टीएस सिंहदेव इनके गुट की मानी अच्छा, जाती रही है। अच्छा, हाँ। तो अभी भी ये चल रहा है कि वहाँ पर 3-4 लोग ऐसे हैं जो नेता जो दावेदारी कर रहे हैं। 100 लोगों ने वहाँ पर आवेदन भरा हुआ है खुज्जी विधानसभा के लिए, जिसमें एक चीज़ सामने आई है जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पर जब लोगों से बात की, वो राजनीतिक जिन्होंने आवेदन भरे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि हम 100 में से किसी एक को दे दो, 99 में से किसी एक को दे दो, एक को बस मत दो। हाँ एक को मत दो, हम अच्छा। 99 एक होकर चुनाव लड़ लेंगे। ये सार्वजनिक तो रूप से चल रहा है वहाँ? ये वहाँ पर बात चल रही है। तो हमने कुछ नेताओं से वहाँ पर बात की थी, तो हालांकि विकास कार्य उन्होंने किए हैं, क्योंकि सरकार है तो निश्चित रूप से होंगे ही जो भी विकास के कार्य हैं। अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, घूम भी रही हैं, लेकिन उनका जिस तरह से राजनीतिक रूप में विरोध हो रहा है, हाँ। राजनीति में उनकी ही पार्टी के लोग जो और विरोध कर रहे हैं। बीजेपी से तो अभी दो की लड़ाई में तीसरा बाजी हाँ, मार बीजेपी जाता से तो उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दी। जिला पंचायत हाँ, जो गीता घासी साहू को उन्होंने टिकट दे दिया है। है। नहीं, नहीं, गीता है, साहू 3 साल पहले ही हाँ politics अभी में आई अभी है। पॉलिटिक्स में आई है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको अनुभव भी नहीं है, लेकिन वहाँ का जो समीकरण है जिस तरह का, तो हो सकता है ये इनकी आपस की लड़ाई में ये बाजी ना मार ले, ये चीज़ वहाँ पर दिख रही है। है ना? अच्छा, तो आपके यहाँ ये और डोंगर गांव की डोंगर गांव भी एक ये भी जो प्रदीप गांधी थे जिनका नाम आपने सुना हाँ, होगा, हाँ। काफ़ी सुर्खियों में रहे, हाँ। ये वहीं से सांसद रहे, विधायक रहे। हाँ, तो वहाँ पर उनका जो परिवार है, प्रदीप गांधी से जुड़ा हुआ उनका जो परिवार है, वो टिकट की चाहत रख रहा है, लेकिन अभी तक उनके परिवार से टिकट नहीं दी गई है हाँ। किसी को भी। तो यहाँ पर भी अभी जो दलेश्वर साहू हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, हो सकता है तीसरी बार कांग्रेस उन्हें बड़ा रिपीट सा करे। महोत्सव करवाते जी हैं। जी, बड़ा वो अपना वो किसान का कुछ महोत्सव करवाया जाता है उनके द्वारा, और वो भी तो करवाया जाता है उनकी तरफ से, कलाकारों का सम्मान वगैरह करते हैं। उनका एक अपना तरीका है, वो बरसों से कर रहे हैं, जब विधायक नहीं थे उस समय से कर रहे हैं वो। तो ये उसके प्रति लोगों की बड़ी उनके प्रति बड़ी लोकप्रियता है वहाँ पर। अच्छा। तो दलेश्वर साहू को शायद कांग्रेस फिर से वहाँ पर रिपीट कर दे, उनके लेकिन अलावा कोई विकल्प कांग्रेस के पास? अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कोई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा, जैसे खुज्जी में जो स्थिति है, हाँ। डोंगरगांव में नहीं दिख रही है वो नहीं स्थिति। जी, मतलब माना जाए कि सेफ सीट है। सेफ सीट लग रही है वहाँ और पर। बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से भी अभी वहाँ पर दावेदार तो, यहाँ बीजेपी में तो दावेदारी वाला कोई नहीं है। जिन्होंने बीजेपी को अधिकृत कर दिया वही अधिकृत होता सर्वे है। के भीतर से सर्वे पता के चल भीतर रहा से अभी बीजेपी की लिस्ट जारी होगी, तब पता चलेगा कि कौन वहाँ पर उम्मीदवार है। ऐसे ही डोंगरगढ़ एसटी रिजर्व जी, वो रिजर्व सीट है डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में भी काफ़ी दावेदार हैं। डोंगरगढ़ में अभी वर्तमान में कांग्रेस की भुवनेश्वर बघेल वो वहाँ पर विधायक हैं, और इसके पहले बीजेपी के पास थी सीट। वो बीजेपी के उम्मीदवार जो है 2 बार उन्हें टिकट दिया गया था, सरोजनी बंजारे को, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गई। इस बार अब 2-3 दावेदार हैं, चूँकि वहाँ पर जातीय समीकरण बहुत है। ये सतनामी समाज है और एससी जो है
ये समाज है। तो इनके 2-3 दावेदार हैं वहाँ पर, वो दावा कर रहे हैं, तो वहीं अटकलें चल रही हैं कि किसको, कि राम जी भारती हैं, अच्छा। सतनामी समाज से हैं, ये पहले एमएलए रह चुके हैं वहाँ पर। अभी नाम भी चल रहा है वायरल लिस्ट में। हाँ, वायरल लिस्ट में काफ़ी ऊपर में नाम है। दूसरे खांडेकर हैं, विनोद खांडेकर, ये भी एमएलए रह चुके हैं वहाँ पर। तो ये है, और एक राजेश शामकर है, जिनके बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा, अधिकृत उम्मीदवार बन गए हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे अभी वहाँ पर भी अभी थोड़ी सी खींचतान मची हुई है। तो अब लिस्ट जारी हो जाए उसके बाद तो अपन पता और चलेगा। लिस्ट जारी होने के बाद ये भी तो होता है ना हाँ। कि कौन साथ है और कौन नहीं है। कौन नहीं है, ठीक कह रहे हैं, किसके नाम पे मुहर लगी, किसके नहीं। हाँ। आपके जिले में पाटन भी आता है, पाटन छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की hot favorite सीट हॉट है, फेवरेट ठीक। क्योंकि यहाँ चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। हाँ। उसका कारण ये है कि भूपेश बघेल चाचा है और विजय बघेल भतीजा भतीजे है। हैं। अब मुद्दा यह है कि विजय बघेल वर्तमान में लोकसभा के सांसद भी हैं। ऐतिहासिक बात यह है कि एक बार विजय बघेल भूपेश बघेल को हरा चुके हैं 2008 के चुनाव में, जिसका इनाम यह मिला था कि तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने उनको संसदीय सचिव बनाया था। हाँ। अभी वर्तमान में एक बार फिर दोनों चाचा भतीजा आमने सामने हैं। हाँ। पिछले चुनाव में मोतीलाल साहू को टिकट मिला था, हाँ। और वो हार गए थे। भूपेश बघेल है सामने, तो विजय बघेल भी डटकर मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा सांसद है, एक तरफ सीएम है। अच्छा, अब दोनों एक ही समाज से हैं, तो लोगों के बीच में अब ये कमोबेश है कि चाचा को जिताएं कि भतीजे को जिताएं। लेकिन रिजल्ट जो भी हो, पाटन का घमासान शानदार होने वाला मुकाबला तो अक्सर होता आया है है जी। है ना, इनके बीच में मुकाबला तो अक्सर होता आया है। 3-8 लेकिन 13। इसके पहले ना विजय बघेल लोकसभा सांसद थे, हाँ। ना ये सीएम थे। नहीं, ये सीएम। अभी दोनों हाई प्रोफाइल पद पे हैं। हाँ। एक चाचा जो है वो सीएम है और भतीजा जो है वो लोकसभा का सांसद, दोनों संवैधानिक पद है। इस कारण इस बार का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव में भी होगा, अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। तो उनके अगेंस्ट में कौन आता है, कौन आता ये है? ये हाँ। दिलचस्प होगा। और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है राजनांदगांव, हाँ। इसके पहले 15 सालों से हाई प्रोफाइल सीट रही है, वहाँ का चुनाव भी वैसे ही रहा है। अच्छा। तो ये भी चुनाव राजनांदगांव का दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। अच्छा। तो ये आपका जो पैराशूट लैंडिंग कह रहे हैं आप, तो बहुतों के अरमानों पे तो पानी फिर जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल होगा। और फिर वो उसका नुकसान कुल मिला के फिर वो कांग्रेस का ही होगा। अच्छा। अगर आप बाहर से कोई उम्मीदवार वहाँ पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो नुकसान तो जाहिर है। वहाँ पे जो लाइन लगाकर बैठे हुए हैं हाँ। कार्यकर्ता हैं, जो इसके पहले भी टिकट की दावेदारी कर चुके हैं, ठीक। तो वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा घातक हो सकते हैं। कद्दावर मंत्री नेता आते हैं, आखिरी के 2 मिनट बातचीत कर लेते हैं। और दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू वहाँ से विधायक हैं। हाँ। पिछले बार बेमेतरा जा रहे हैं जी क्या? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। नहीं, बेमेतरा नहीं जा रहे हैं, लड़ेंगे तो वो यहीं से। हाँ। जब कल ही हमारी उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे नहीं मैं लड़ूंगा तो ग्रामीण से। अच्छा। बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट सामने नहीं आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि माया बेलचंदन कैंडिडेट हो सकती है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, वो एक बड़ा नाम है। रमशीला साहू पिछले बार चुनाव लड़ी थी, हार गई। साहू बाहुल्य इलाका है, बहुत बड़ा विधानसभा है, और ताम्रध्वज साहू ने नो डाउट ये कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते ग्रामीण की तस्वीर बदल दी गई। अच्छा। सड़कों का बहुत निर्माण हुआ है, बहुत सड़कें बनी हैं और काम भी शानदार हुए हैं, और ऐसे मतलब काम ठीक हुए है, हैं मतलब हाँ, कि मिनिस्टर के जीत लिहाज जाएंगे। से ऐसी स्थिति जीत है। सकते हैं, जीत अच्छा, सकते आपकी ये भिलाई नगर और दुर्ग सिटी से वोरा परिवार 54 सालों का इतिहास है बोरा परिवार का। 54 साल से बोरा परिवार दुर्ग शहर पे राज कर रहा है। इस बार स्थिति बड़ी गंभीर है और नैया भी डगमगा रही है अरुण वोरा की। लेकिन कांग्रेस के पास, कांग्रेस कोई विकल्प निकाल भी नहीं सकती वोरा के नहीं, अलावा। कांग्रेस के पास विकल्प है, और विकल्प भी है, और शायद हो सकता है कि उन विकल्प को मौका भी मिल जाए। कारण ये है कि अरुण वोरा लगा सक्रिय तो है क्षेत्र में, लेकिन जनता नाराज है। काम बीजेपी की क्या स्थिति शहर में फिर? बीजेपी देखिए, चूंकि दुर्ग शहर जो है पिछड़ा बाहुल्य इलाका है, हाँ। शहर में पिछड़ों की स्थिति ज्यादा है। जनसंख्या अनुपात में बात करें, हेमचंद यादव पिछड़ा वर्ग से आते रहे, वो लड़ते रहे। पिछले बार जो है वो टिकट मिली थी चंद्रिका चंद्राकर को, वो भी पिछड़े समाज से थे। इस बार 2-3 नाम सामने चल रहा है। सबसे बड़ा नाम है जिसमें सरोज पांडे, हाँ। राज्यसभा की सांसद है, दुर्ग की नहीं देश की कद्दावर नेता हम बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रही महिला मोर्चा की, अभी राज्यसभा की सांसद है, 2 बार महापौर रही तो हैं। क्या उनके लिए वैशाली नगर सेफ सीट नहीं है? वैशाली नगर से वो एक बार विधायक रह चुकी है, वैशाली नगर से विधायक रही, और फिर वैशाली नगर के ठीक बाद ही वो लोकसभा
का चुनाव उन्होंने लड़ा था। क्योंकि सरोज पांडे जब वैशाली नगर विधायक थे तब उन्होंने कहा, एक बात कही थी कि मैं वैशाली नगर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उनको लोकसभा जाना पड़ा। उसकी नाराजगी लोगों में आज भी है कि आपने कहा था दीदी आप नहीं जाएंगे, लेकिन आप चले गई, इसलिए वैशाली नगर में कदम शायद ही रखे। दुर्ग शहर उनके लिए सेफ सीट है, और सेफ होने के साथ साथ दुर्ग में जो काम हुए हैं, उनके महापौर रहते 2 बार की महापौर रही है, 10 साल लगातार काम बहुत अच्छे हुए थे, इसीलिए वहाँ की आम जनता भी जो है वो आज भी सरोज पांडे को ही चाहती है, और कई बुजुर्ग महिलाएं तो आज भी उन्हें महापौर ही समझती हैं। अच्छा, ऐसा हाँ, ऐसी छाप है उनकी। अब और लेकिन मुकाबला तो दिलचस्प हो सकता है, बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दुर्ग शहर सबसे क्योंकि ये भी छोटी। हो सकता है कि चूंकि मोतीलाल बोरा अब नहीं है, अरुण वोरा आप बता रहे स्थिति डावाडोल है, अगर सरोज पांडे को दुर्ग शहर से उतार दिया जाता है तो कांग्रेस के पास भी तो चैलेंज होगा ना कि उनके मुकाबले कोई ऐसा चेहरा हो। जी बिल्कुल है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक RN वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा। RN वर्मा पूर्व महापौर रहे हैं वहाँ के, और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है, उनका नाम बहुत तेजी से ऊपर है लिस्ट में, उनका नाम भी। और ये पहली बार हुआ है तृप्ति, आपको और ये बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्ग शहर से 22 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन दिया है। जिस अरुण वोरा के खिलाफ, मोतीलाल वोरा के खिलाफ लोग खड़े होने में हिचकिचाते थे, 22 लोग अब सामने आ गए हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी की 1-2 सीट बात कर लेते हैं हम। अहिवारा, भिलाई नगर, ये 2 बताइए। दुर्ग जिले की पहली आरक्षित सीट है अहिवारा। हाँ। पिछला चुनाव रुद्रगुरु आरंग से आए थे, हाँ। और मिनिस्टर भी बने जीत करके। सावलाराम डहरे उनके खिलाफ रहे। इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो सावलाराम डहरे जीते हुए थे 2013 के चुनाव में। उसके पहले डोमन लाल कोरसेवाड़ा पहली बार विधायक बने थे। 2008 में परिसीमन के अंतर्गत ये सीट बनी थी, परिसीमन से सीट आई। SC वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है। वर्तमान में रुद्रगुरु विधायक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रुद्रगुरु की स्थिति बहुत ज्यादा डावाडोल है, क्योंकि क्षेत्र की जो जनता है वो आरोप लगाते रही कि रुद्रगुरु यहाँ रहे नहीं, उन्होंने वैसे काम नहीं किया, और वाकई में अहिवारा में कोई काम नहीं हुआ। आप देखेंगे तो शून्य है वहाँ का विकास। इसको लेकर के बहुत सारे जो नए उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहे हैं। आरक्षित सीट होने से आरक्षित को ही लाभ मिल सकता है। तो बीजेपी से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है इस बार अहिवारा में, उषा बारले, जो पंडवानी गायिका, और हाल फिलहाल में ही अमित शाह उनके घर गए थे। अमित शाह उनके घर गए थे, उनके साथ भोजन किया, छत्तीसगढ़िया खाना खाया, और उसके बाद उसके ठीक कुछ दिन बाद ही, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद ही उषा बारले बीजेपी में शामिल होती हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन उसको भी होगा। देखी थी जब उनको अवार्ड मिला, राष्ट्रपति भवन में थी, तो उन्होंने दंडवत किया, प्रधानमंत्री को भी दंडवत किया, राष्ट्रपति को दंडवत किया। तो मुझे लगता है, हालांकि वो उनकी कला का सम्मान, लेकिन अगर राजनीति में कलाकार आते हैं तो आप देखिए कुंवर सिंह निषाद ठीक है ना, तो दिलचस्प होगा मुझे ऐसा। अहिवारा का मुकाबला वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि आरक्षित सीट है और एक ही सीट है। रुद्रगुरु को टिकट मिल गई, अगर रुद्रगुरु को टिकट मिली, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि रुद्रगुरु शायद नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, अहिवारा से नहीं लड़ेंगे। गुरु है समाज के गुरु है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। हाँ, कहीं से भी बाबा गुरु घासदास की कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब समाज कितना सपोर्ट करेगा, समाज कितना सपोर्ट करता है। आखिरी आपसे, नया जिला मोहला मानपुर, क्या स्थिति है आपके? मोहला मानपुर जो जिला बना हुआ है, वहाँ पर अभी उस जिले में मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी, ये 3 तहसीलों को बना के एक जिला बनाया गया। अभी वहाँ पर ये स्थिति है कि मानपुर मोहला में सारे मुख्यालय दे दिए गए हैं। मोहला में ही SP का कार्यालय है, कलेक्टर मोहला में है, उसके अलावा और भी जो कार्यालय हैं मोहला में है। चौकी और हाँ, चौके हुए हैं। अभी जो आज ही चक्का जाम हुआ है, अच्छा। मानपुर में यहाँ पर कोई कार्यालय नहीं देंगे तो वो वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। इंदर मंडावी की क्या स्थिति है? इंदर शाह मंडावी जो हैं वो अब मजबूर हैं, प्रशासनिक जो दृष्टिकोण से जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो मोहला को बनाया गया है, तो वहाँ मोहला में ही सारा सब कुछ कार्यालय वगैरह हैं। मानपुर वहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है, और इधर आप अम्बागढ़ चौकी जाए तो वो 25 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो कार्यालय है यहाँ पर बांट दिए जाए। अच्छा, कलेक्टेड यहाँ 2 इधर सबको सुविधा हो, तो वहाँ पर सारे हाँ, अब वो उनका कहना है कि अगर कार्यालय नहीं तो वोट नहीं। तो मोहला में कितनी आबादी है और मानपुर अम्बागढ़ चौकी बराबर है? सब बराबर है, वो बहुत बड़ा एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है पूरा। तो वहाँ पर अब स्थितियाँ ऐसी हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि थोड़ा सा जंगल क्षेत्र ज़्यादा है। तो अगर ये मुद्दा है तो फिर तो सत्ता के खिलाफ है। जी बिल्कुल।
वहाँ पर लगातार वो जूझ रहे और हैं। बीजेपी कूद रही है क्या इस मुद्दे पर? बीजेपी तो भुना रही है पूरी तरह भुना से। रही इस बीजेपी ये के मुद्दा लोग है, हैं लेकिन इसमें। तृप्ति है। आप समझिए, देखिए नए जिलों में ऐसा हाँ इसलिए नए है। जिलों। अब जैसे जितने नए जिले कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बने हैं, जैसे बलौदाबाजार भाटापारा, हाँ। खैरागढ़ छुई खंदान गंडई, फिर उसके बाद मोहला मानपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, इससे लोगों को ऐसी, अब जैसे गोरेला वाले चाहेंगे हमारे यहाँ मुख्यालय हो, पर वो चले गया मान लीजिए मरवाही में, तो इससे एक जो तबका होता है, जो एक क्षेत्र होती है, उस क्षेत्र के लोग जो है वो नाराज लेकिन होते ये हैं। उन्हीं जिलों में है जहां पर्टिकुलर विधानसभा सीट आ रही है। आ रही है, आ रही है। खैर, एक अच्छी चर्चा हो गई है, चूंकि बहुत सारी सीटें हैं तो और आगे करेंगे कमोबेश। लगभग एक अच्छी खासी चर्चा हो गई है। और अगर आप दुर्ग संभाग के हैं, जिन सीटों पर हमने बातचीत की है, हितेश जी, किशोर जी की बातों से इतर आप और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।